नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी चुनाव यात्रा के क्रम में बेलागंज में उपस्थित हूं और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो 1980 से छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है। आरएसएस के विभिन्न दायित्वों को पूर्ण करने के बाद बीजेपी में विभिन्न पद पर आसीन रहे और अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं भाजपा में। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं आपको कि गया जिला में जितने भी लोकहित का कार्य होता है वो प्रमुखता से उठाते हैं। बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी इन्हें जगह देकर सम्मानित किया गया, क्योंकि जो लोक निवारण का कार्य गया में रुका हुआ था, अवरुद्ध था, इनके प्रयास से वो चालू हुआ और तमाम जन समस्याएं का समाधान इनके द्वारा उठाकर करवाया गया। अभिनंदन करते हैं महेश शर्मा जी का। सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल कि आप इतने दायित्वों को पूर्ति करने के बावजूद भी एक सजग प्रहरी हैं गया में। जैसा मैं वार्तालाप के दौरान हमें पता चला कि आप इतने कुशल होने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी इस धरती पे आए, जो एक प्रधानमंत्री रहे, और फिर भी आप सरल स्वभाव के हैं। सर देखिए, राजनीति को सेवा भावना से लेना चाहिए जी। राजनीति में आए हुए व्यक्ति अगर सेवा भावना से, राष्ट्र सेवा भावना से तो उसको तो विनम्रता आना ही चाहिए जी। जिस राजनीति में विनम्रता नहीं है और अध्यात्म का प्रवेश नहीं है, वो राजनीति दुखों का कारण बनता है और विनाश का कारण बनता है जी। दूसरा चीज कि जब तक व्यक्ति समावेशी सोच के तहत अपने आप को समावेश नहीं करेगा, राष्ट्र हित में संघर्ष करते हुए प्रदर्शित नहीं करेगा, वैसे व्यक्ति को राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति धनोपार्जन या जीविकोपार्जन या व्यक्ति का लाभ और लोभ के लिए राजनीति नहीं करना चाहिए। आज के राजनीति की विडंबना और कल के राजनीति की विडंबना है हमारे ही दल में जी। कल दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोग आदर्श मानते थे, कैलाश जी और कुशाभाऊ ठाकरे को आदर्श मानते थे। आज वह भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति की ओर है और इसको अगर हमने, मैं आत्मीय रूप से स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं यह कांग्रेसीकरण की ओर बढ़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराने और समर्पित कार्यकर्ता है वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें कहीं न कहीं दरकिनार है। सर, आपने भाजपा को कांग्रेस की ओर अग्रसित होते हुए देख रहे हैं। क्या जो पहले राजनीति हुआ करती थी, एक जमात की राजनीति हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में फिर से वही दौर आ रहा है कि जात पे राजनीति स्टार्ट हो गई है, बहुजनवाद पे राजनीति स्टार्ट हो गई है, फॉरवर्ड पे राजनीति स्टार्ट हो गई है। सर, इसे आप मान रहे हैं? निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि जिस भारत के संविधान में जातीय प्रमाण पत्र बनाने की जिस दिन व्यवस्था का समावेश कर दिया गया है, उसी दिन जातीय राजनीति हावी हो गई। लेकिन पूर्व के राजनीतिज्ञ लोग जात से पहले जमात को स्वीकार करते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद जो बिहार में एक चला और मान करके चलिए पूरे पूर्वांचल में जातीय भावना उभर करके आया। और पहले के श्री बाबू के राजनीति को आप देखिए कि जब श्री बाबू पहला बार मुख्यमंत्री बने तो उनको चाहिए था कि किसी भूमिहार के नेता के यहाँ जाते, भूमिहार के गांव में जाते, किसी जमींदार के यहाँ जाते। लेकिन पहला बार मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री बाबू बिहार, जिसमें झारखंड एक था और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, बंगाल का कुछ क्षेत्र बिहार में समावेश था, यानी संपूर्ण बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, शायद बहुत लोग नहीं जानते कि इस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी श्री बाबू बने जी। बाद में चल करके श्री बाबू मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में श्री बाबू नहीं गए जी, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध थे। कांग्रेस को समाप्त करने के लिए गांधी ने नेहरू को पत्र लिखा कि जिस कांग्रेस एक संगठन है ओम यो ह्यूम के द्वारा आयोजित यह निर्माण एक संगठन है, इस संगठन का उद्देश्य था देश का आजादी का, देश आजाद हो गया, इसलिए इसको राजनीतिक दल ना मानते हुए इस संगठन को समाप्त करने की बात की जाती है। और उन्होंने संवैधानिक दल में इस बात को रखा, गांधी जी ने रखा, पटेल ने स्वीकार किया
लेकिन नेहरू स्वीकार नहीं कर सके और कांग्रेस राजनीतिक दल बना। परिणाम है कि श्री बाबू यहाँ के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलना, पंडित नेहरू से मिलने जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। सबसे पहले वो कहाँ गए तो झारखंड में वर्षित बाबा देवघर के मंदिर में गए। और देवघर में मंदिर में जा करके यह बन करके नहीं गए कि मैं भूमिहार हूँ, बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, नहीं, वहां दलितों का प्रवेश वर्जित था। अब ईस्ट हिंदुस्तान की धरती पर पहला कोई मुख्यमंत्री हुआ जो दलितों को बाबा के मंदिर में प्रवेश करवाया, वो श्री बाबू थे। अब बताइए कि कहाँ जातीय भावना थी उस समय। दूसरा चीज, जब वहां से निकल करके वो चलते हैं तो आज जो झारखंड का होटवार जेल है, उस जेल में जा करके अपने समय में संघर्ष करने वाले पुराने जितने साथी थे, 27 साथी उनके बंद थे होटवार जेल में, सजा काट रहे थे और सबसे मिले और कहीं कि मेरी प्राथमिकता यह होगी कि सबसे पहले आप लोगों की रिहाई। जब आजाद हो गया है तो आजाद भारत में हमारे लोग अगर जेल में बंद है, सड़ रहे हैं, यह भी जानकारी चाहिए। उसमें 22 व्यक्ति जो थे दलित और महादलित और पिछड़ा के लोग थे। मात्र 4 लोग संभ्रांत परिवार के थे, भूमिहार परिवार में। ये था भूमिहारों का इतिहास और श्री बाबू का इतिहास। लेकिन आज श्री बाबू का इतिहास समाप्ति की ओर है जी। और इसमें राजनैतिक जो वर्तमान राजनेता है, चाहे श्री बाबू के समाज के नेता हो या अन्य समाज के नेता हो, श्री बाबू के सपनों का बिहार को बर्बाद करने की साजिश श्री बाबू को जाने के बाद ही शुरू हो गई। मतलब हम अगर माने तो यह दौर 90 और 90 में एक राजनीतिक पार्टी उभर कर आई थी। सर 90 के बाद में जो बिहार में शासक भी रहे, 15 साल तक शासन भी किए, आप उस पार्टी को इसका जिम्मेवार मानते हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेवार सिर्फ नहीं मानता। आपका इशारा यही कि राष्ट्रीय जनता दल का जो गठन हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल से पहले वो जनता दल था, जनता दल था, जनता दल नहीं था जी। शोषित समाज दल था जी। और उसके चौधरी चरण सिंह राज थे। हर चुनाव हल चलाता हुआ किसानों का चुनाव चिन्ह था। कई लोग चुनाव देवी दयाल, फिर देवी सिंह उसका देवी महुआ, देवी देवता भुला रहे हैं, चौधरी देवी लाल उसके अध्यक्ष बने, समझ गए। तो ऐसे ऐसे लोग मिल करके जो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के कल्चर से, कांग्रेस के संस्कार से हट करके एक राजनीतिक दल का निर्माण किए, वह था जनता दल जी। और जनता दल के निर्माण में सब लोगों ने सहयोग किया। लालू प्रसाद जी छात्र जीवन से राजनीति में थे, अध्यक्ष थे, हमारे सुशील जी उनके सेक्रेटरी थे। और राजनीतिक उस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ बिहार की धरती पर। और उस समय आपको ध्यान होना चाहिए कि बिहार की धरती पर अगर राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार पहली बार बनी, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी। हमारा दल समर्थन किया और उसके बाद समर्थन से सरकार बनी। लेकिन कर्पूरी जी के फॉर्मूले को लेकर के और ये सरकार चली और इनको लगा कि शायद अगर श्री बाबू को नाम को बर्बाद करना है, एक जाति विशेष को अगर बिहार का धरती बर्बाद करना है, तो हमको उग्रवाद को बढ़ावा देना होगा। और उसी समय से उग्रवाद का बढ़ावा देने का काम लालू प्रसाद की सरकार ने किया, जिसका परिणाम रक्त रंजित बिहार हो गया। और रक्त रंजित बिहार में आए दिन हत्या और नरसंहारों का दौर चला। और उस समय भूमिहार का एक वर्ग, उसमें किसी राजनीतिक दल के नेता का संरक्षण प्राप्त नहीं था। मैं आपको गर्व से कहता हूँ, बिहार की धरती पर राजनीति करने वाले कोई राजनेता नहीं, मामूली गांव गिराव के लड़के एक संगठन तैयार किया। और उस संगठन के मुखिया के रूप में पीरो में एक बैठक हुई, जिस बैठक में परमेश्वर सिंह शिक्षक थे। उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम इसका नेतृत्व करेंगे। और नेतृत्व करके वह लड़ाई किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं थी, वह हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, हमारे भूमि पर कब्जा हो रहा था, हमको दिन दहाड़े हत्या की जा रही थी, उसके प्रतिशोध में तैयार हुआ था रणवीर सेना। रणवीर सेना कोई उग्रवादी संगठन नहीं था। और इसको स्वीकार किया बिहार का डीजीपी, उस समय के डीजीपी जीएस कंग, होम सेक्रेटरी जीएस कंग थे। उन्होंने स्वीकार किया था कि रणवीर सेना का उपज प्रतिशोध की भावना में हुआ है, अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ हुआ है, या कोई जातिवादी संगठन नहीं है जी।